नियम है कि कई प्रश्न का की पुनरावृत्ति नहीं की जा सकती है, और मैं देख रहा हूँ कि बार बार कल भी वित्तहीन उठा, आज भी वित्तहीन उठा, तमाम सारे विषय हैं। तो कार्यालय को निर्देश जाना चाहिए, आपके कार्यालय को, कि इस बात की समीक्षा कर लिया करें कि किसी भी विषय को जिसकी नोटिस मिली है उसकी पुनरावृत्ति न हो, नियमों का पालन। इतना मेरा आपसे आग्रह है। माननीय देवेंद्र प्रताप सिंह जी, आपने आग्रह तो ठीक कर दिया, लेकिन सदन की स्थिति भी आप देख रहे हैं ना, तो उसके बाद फिर आप ऐसा क्यों सुझाव दे रहे हैं कि जो कभी नेता प्रतिपक्ष को बुला के चाय पिला करके उनसे गुफ्तगू भी कर लेते तो मार्ग निकल जाता। अब ये हमको मंत्र नहीं पता था कि उनको बुलाकर और चाय पिलाकर कुछ इसका समाधान निकाला जा सकता है। अब और कौन बोलेगा आपके दल से? अच्छा बोलिए। आप ऐसा विद्वान आदमी इधर आके बैठे, झूठे आप जो है उसमें फंसे हुए हैं। काहे फंसे हैं उसमें जो है जंजाल में हैं। माननीय सभापति महोदय जी, आज जो समाजवादी पार्टी की तरफ से जो एक प्रदेश और देश का बहुत अहम विषय है शिक्षा, जिससे समाज का सर्वांगीण विकास होता है, उसी के जो है गिरते हुए स्तर पर चर्चा करने के लिए जो है नोटिस 105 में लगाई गई है। उस पर मैं आपसे ये आपके माध्यम से माननीय नेता सदन को ये कहना चाहता हूँ कि जिस जिले से मैं आता हूँ, जनपद आजमगढ़ से, आजमगढ़ में एक पीजीआई कॉलेज है चक्रपानपुर में, जो है पैरा मेडिकल कॉलेज है। उस पैरा मेडिकल कॉलेज में जो है 20 एकड़ जमीन सरकार द्वारा अधिग्रहित कर ली गई है। कोर्स संचालित कर दिया गया माननीय सभापति महोदय, और जो है शिक्षकों का पद का सृजन ही नहीं किया गया। माननीय नेता सदन जी, थोड़ा 1 मिनट का समय है मुझे, जो है बहुत महत्वपूर्ण विषय है, और स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री जी ने पिछली सदन में इसका आश्वासन भी दिया था कि नहीं ऐसा हम नहीं होने देंगे, लेकिन कुछ भी नहीं किए आज तक। जो है मैं आजमगढ़ में पीजीआई है और उसमें पैरा मेडिकल कॉलेज चलता है, उसके पास भूमि भवन है, लेकिन कोर्स जो संचालित किया जा रहा है उसमें पद का सृजन ही नहीं है। और कौन कोर्स को पढ़ाएगा? संबंधित शिक्षक न होने के कारण पढ़ाई ही सही ढंग से नहीं हो पा रही है। किस सब्जेक्ट का कौन सा टीचर है इसका निर्धारण ही नहीं हुआ। वहां हम शिक्षा की गुणवत्ता की बात, जो स्तर गिरने की हम बात कर रहे हैं, जब संबंधित विषय का अध्यापक ही नहीं रहेगा तो वह गुणवत्ता पर शिक्षा कैसे देगा। लेकिन ऐसा जो है उस जगह हो रहा है मान्यवर, जहां पर स्वास्थ्य से संबंधित शिक्षा दी जाती है। वही स्वास्थ्य से संबंधित शिक्षा लेकर के लोग आते हैं और हमारा आपकी दवा करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, और वही हमको आपको चाहे तो मार डालें, चाहे तो जिंदा कर डालें। जो है उनके उस शिक्षा के साथ ऐसा विषम व्यवहार किया जा रहा है। यहाँ पठन पाठन की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है। पद सृजन का प्रस्ताव जो है महानिदेशक शिक्षा चिकित्सा शिक्षा जवाहर भवन लखनऊ में जो आपका है, उसमें ये प्रस्ताव भेजा जा चुका है, लेकिन आज तक उसका अनुमोदन ही नहीं हो पाया। इसके नाते शिक्षा यहाँ पर बहुत प्रभावित हो रही है। दूसरी तरफ हम आपका ध्यान इस प्रदेश की सबसे जो सुपीरियर जहाँ शिक्षा की चिकित्सा की व्यवस्था है उसकी तरफ ले जाना चाहते हैं कि हमारे यहाँ पीजीआई, जब पूरे प्रदेश से लोग रिफर होते हैं तो पीजीआई में आते हैं, और पीजीआई की स्थिति यह है
कि 303 वहां पर टीचरों की, प्रोफेसर की जगह है। मान लो 303 में 153 शिक्षक आज तक नियुक्त हैं। 100 शिक्षकों की सीट वैकेंट है। मान्यवर, जब 100 शिक्षकों की सीट ही वैकेंट है जिस संस्थान में, वहां पर पढ़ाई कैसे सुव्यवस्थित हो रही है, कैसे होगी, कैसे गुणवत्ता युक्त जो है शिक्षा होगी। ये जो शिक्षा का स्तर गिर रहा है उसमें यह भी बहुत बड़ा सहायक है कि हमारे उत्तर प्रदेश में पीजीआई का मुकाबले जो है कोई संस्थान नहीं है। और वहां की जब स्थिति ये है तो जो प्रदेश में और जिलों में जो है कॉलेज हैं उनकी क्या स्थिति होगी, जो है उसका इसी से जो है उसको तुलना की जा सकती है कि अन्य लोगों की क्या स्थिति होगी। 303 में 153 है, 100 सीटें वैकेंट हैं। वो बच्चे जो जिनको पढ़ना है और उन सब्जेक्टों को वो कैसे सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, कैसे उसको पूरा कर रहे हैं। और प्रदेश की दूसरे नंबर की जो हमारी संस्था है जो उत्तर प्रदेश में स्थापित है, जिसको हम केजीएमसी कहते हैं, केजीएमसी में भी शिक्षकों की कमी है। और 2 वर्ष पहले प्रोफेसर की जो है नियुक्ति का विज्ञापन 2 वर्ष पहले निकला, 2 वर्ष हो गया उसकी परीक्षा हुई, 2 वर्ष कुछ महीने हो गया उसका रिजल्ट आए और आज तक नियुक्ति पत्र उनको नहीं दिया गया। मैंने अपर मुख्य सचिव चिकित्सा से मैंने जो है स्वास्थ्य चिकित्सा से मैंने जो है पत्र भी लिखा, उनसे मैंने इसके विषय में जानना भी चाहा। जैसा मैंने कल उल्लेख किया था आपके सामने जो है माननीय सभापति महोदय कि कोई उत्तर नहीं आता है। अगर इसका उत्तर आता तो ये ऐसी परिस्थितियां नहीं पैदा होती कि 2 साल पहले का रिजल्ट आ चुका है, केवल नियुक्ति पत्र देना है और नियुक्ति पत्र नहीं दिया जा रहा। ऐसी संस्थान जो हम पीजीआई और केजीएमसी दोनों को इक्वल मानते हैं, करीब करीब पीजीआई को भले सुपीरियर लोग जनता मानती है, लेकिन हम लोग केजीएमसी को भी सुपीरियर मानते हैं। ऐसी स्थितियां हैं तो जिससे शिक्षा का स्तर दिन प्रतिदिन जो है गिरता चला जा रहा है। दूसरी तरफ हम आपका ध्यान देना चाहते हैं, हम उन मदरसे के शिक्षकों की तरफ जिनकी चर्चा हमारे साथियों ने किया, उस पर मैं बहुत समय इसलिए नहीं देना चाहता हूं कि हमारे भाई आशुतोष जी ने उस पर समय दिया। और मैं आपसे केवल एक ही बात कहना चाहता हूं कि मदरसों में आधुनिक शिक्षकों की जो नियुक्ति सरकार ने किया तो उस समय कहा कि इसमें केवल जो ये 93-94 में हुई और इसमें ये कहा गया कि केवल ये मजहबी शिक्षा इसमें दी जाती है, इसमें जो है मुख्य धारा में बच्चे नहीं जुड़ते हैं, इनको भी विज्ञान की, गणित, मैथ की और इंग्लिश की इनको जो है शिक्षा दिया जाए, ये समाज की मुख्य धारा से जुड़े। सरकार ने भी उस पर, आपकी सरकार ने भी उस पर बल दिया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी उस पर बोला कि एक हाथ में हम कुरान रहेगी तो दूसरे हाथ में कंप्यूटर रहेगा। लेकिन उसका पुरसा हाल क्या है कि जब से ये सरकार बनी जो है 17 में 14 में मानवर केंद्र की सरकार जब से 14 में बनी, इन शिक्षकों को 60% इनका मानदेय केंद्र की सरकार देती है, 40% प्रदेश की सरकार देती है। तो 60% का जो उनका अंशदान था केंद्र की सरकार ने बंद कर दिया। अब वो बेचारे शिक्षक 40% पर अपना जीवन यापन करने लगे और जब 40% पर जीवन यापन करने लगे तो उसको भी उत्तर प्रदेश की सरकार ने बंद कर दिया। आज पूरे उत्तर प्रदेश में 13,364 विद्यालय, जिसमें पढ़ने वाले छात्र 12,34,388 छात्रों को पढ़ाने वाले हमारे ये 13,364 शिक्षक 1 रुपया न प्रदेश की सरकार से पा रहे हैं, न केंद्र की सरकार से पा रहे हैं,
कितना गुणवत्ता परक वो शिक्षा देंगे, जिनका माइंड जो मेंटली स्वस्थ नहीं है, घर से अभाव से चलता है, रास्ते में भी घर के विषय में सोचता रहता है, वो विद्यालय में आकर के कितना गुणवत्ता परक शिक्षा देगा, जो है यह सोचनीय विषय है। हम आप अगर घर से डिस्टर्ब हो जाते हैं, परिवार से डिस्टर्ब हो जाते हैं, चाहे किसी दोस्त मित्र से भी, तो दिन भर डिस्टर्ब रहते हैं, तो वह शिक्षक कितना डिस्टर्ब है, इस पर भी जो है आप गंभीरता से विचार करें। और दूसरी एक कानूनी चीज भी मैं बता देना चाहता हूं सर, मानवर सभापति महोदय के माध्यम से नेता सदन को, कि पिछली बार जब ये सवाल उठा था तो सरकार ने इसका जवाब दिया कि केंद्र की सरकार की ने इसको जब बंद कर दिया तो हम क्या करें। यह जवाब सरकार का नहीं हो सकता। जब आपकी ये जो शिक्षा है और इस शिक्षा को जो है ये कह लीजिए कि एक तरह से ऐसी शिक्षा है जिसको जो है ये कहा जाए कि ये समाज की कल्याणकारी योजना है। तो जब समाज की कल्याणकारी कोई योजना होती है तो केंद्र अपना अंश जब खत्म कर देता है मान्यवर, तो उस समय स्टेट गवर्नमेंट को पूरा अधिकार होता है कि अपने स्टेट की कार्यकारी योजना को अपने पैसे से उसको संचालित करे, उसको बंद नहीं कर सकती। लेकिन ये सरकार इसको पूरी तरह से बंद कर दे रही है। तीसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहता हूं कि जो एडेड विद्यालय हैं, एडेड विद्यालयों उत्तर प्रदेश में 4512 विद्यालय एडेड हमारे हैं। इन विद्यालयों में जो सेवा नियमावली थी उसका पैरा 21 धारा 21 ये कहती थी कि कोई भी टीचर अगर सस्पेंड किया जाएगा उसके बाद टर्मिनेट या सस्पेंड करने या टर्मिनेट करने का अधिकार तो नियोक्ता को है, लेकिन जब तक चयन बोर्ड आयोग उसकी अनुमति नहीं लेगा तब तक वह सस्पेंड और टर्मिनेट नहीं होगा। लेकिन इसको इस सरकार ने खत्म कर दिया। इस सरकार ने जब इस चीज धारा को 21 को खत्म कर दिया, आज प्रबंध तंत्र को यह अधिकार है कि जिस शिक्षक को जब चाहे तब उसको सस्पेंड कर दे और सस्पेंड करने के बाद टर्मिनेट कर दे। तो जब अब बतावें आप वो पढ़ावे कि प्रबंधक जी का सुबह और शाम दोनों टाइम जाके चरण रज ले, कहां से वो पढ़ाने का, उसको जो है पढ़ाने में उसका दिल दिमाग लगे या वो दूसरा काम करे। यह जो है यह इतना जो है महत्वपूर्ण विषय है। इस पर मान्यवर मेरे पास जो है जो प्रमाण आए कि गोरखपुर में जो है राम रेखा सिंह इंटर कॉलेज उर्वा गोरखपुर के प्रवक्ता रणजीत सिंह और सरदार पटेल इंटर कॉलेज भटराट गोरखपुर के श्री निकेत शाही जी और वरिष्ठ प्रवक्ता और कई शिक्षकों का नाम आया है सर इसमें कि इस तरह से इनको सस्पेंड और टर्मिनेट कर दिया गया। जो न्यायालय के अलावा कोई रास्ता नहीं है और पूरे प्रदेश के शिक्षकों की ये मांग है। एक तरफ से 100% जो एडेड विद्यालयों में हैं कि जो सेक्शन 21 को समाप्त किया गया उसको पुनः बहाल कर दिया जाए ताकि हम लोग स्वतंत्र भारत में जो है गुलाम नागरिक की तरह न रह पाए। आज एडेड विद्यालय का शिक्षक वित्तविहीन विद्यालय के शिक्षकों की भांत गुलाम नागरिक की जिंदगी व्यतीत कर रहा है। प्रबंधक महोदय अगर तनिक भी नाराज हो जाएं, रास्ते से जा रहे हैं प्रबंधक महोदय और हमारा शिक्षक बगल से जा रहा है, बाई चांस उसकी निगाह उनकी तरफ नहीं पड़ी, आके पैर वैर नहीं छुआ अगर, तो दूसरे दिन वो सस्पेंड हो जाएगा और फिर टर्मिनेट हो जाएगा। जो ये इतनी बड़ी समस्या है मानवर, इस तरह आपका ध्यान मैं आकृष्ट करना चाहता हूं। जहां तक
जो परीक्षाएं हो रही हैं, जो परीक्षा फल दे रही हैं, वह उनसे कितना शिक्षा का स्तर गिर रहा है, इसकी तरफ मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं माननीय सभापति महोदय के माध्यम से, कि जो बोर्ड का केंद्र बनता है, माननीय शिक्षा मंत्री जी बैठी हुई हैं, हमारी बड़ी बहन के रूप में जो है यही मालिक हैं उस विभाग की, जो है जो केंद्र बनता है, मैंने हाई कोर्ट से इसको जो है ऑनलाइन सेंटर और ऑनलाइन पोस्टिंग की व्यवस्था इलाहाबाद हाई कोर्ट से करवाया, और उसमें केंद्र इसलिए बनवाया इसको जो है कि सेंटर बनाने में, सेंटर अक्टूबर नवंबर में बनता था, वसूली जो है जुलाई से शुरू हो जाती थी, 1 लाख से 1.5 लाख रुपया प्रति विद्यालय। तो मैंने इसको जो हाईकोर्ट जाकर से एक चैलेंज किया और इसको जो ऑनलाइन सेंटर, ऑनलाइन पोस्टिंग की व्यवस्था कराई। उस समय शिक्षा मंत्री हमारे थे जो है माननीय शर्मा जी, उन्होंने उसको लागू किया जो है मान्यवर। आज की स्थिति यह है कि सेंटर बोर्ड बना दे रहा है, और सेंटर जब बोर्ड बना दे रहा है, जब वो जिले में चला जा रहा है, तो वहां पर हमारे DIS नवीनीकरण शुल्क ले रहे हैं कि तुम्हारा सेंटर अगर बोर्ड ने बना दिया है और तुम नवीनीकरण शुल्क 50,000 नहीं दिया तो तुम्हारा सेंटर कोई कमी दिखा करके काट दो। वो सेंटर काट दे रहे हैं, सेंटर काट दे रहे हैं, और सेंटरों को काट करके नया सेंटर का रेट 2.5 लाख हो गया है। नए सेंटरों का रेट जो है 2.5 लाख हो गया है। अब बता दें माननीय सभापति महोदय के माध्यम से मैं नेता सदन से पूछना चाहता हूं कि जो केंद्र चलाने वाला 2.5 लाख रुपया DIS को दे करके सेंटर बनाएगा, तो वह जो है कितना बढ़िया परीक्षा लेगा, नकल कराएगा कि नहीं, कॉपियां लिखवाएगा कि नहीं, पैसा की अपनी आपूर्ति करेगा कि नहीं। इस पर माननीय मंत्री जी भी बैठी हुई हैं, इस पर कैसे रोक लगा सकती हैं। ये जो सेंटर बन के जाते हैं, इनको ये कैसे काट देते हैं, और उसको काट करके ये नया सेंटर प्रपोज कर देते हैं। या तो नवीनीकरण शुल्क दे, और नहीं तो उनको काट करके फिर 2.5 लाख पर आ जाते हैं। यह व्यवस्थाएं पूरे प्रदेश में चल रही हैं। अभी हमें एक विद्यालय के प्रबंधक ने जो है एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनाया माननीय सभापति महोदय। माननीय नेता विरोधी तो 15 मिनट हो गए। 15 मिनट, ये शिक्षा का सवाल है महोदय। ये 15 मिनट 5 मिनट में मत आएंगे। ये कितना बड़ा मैटर है, इसको देखिए। एक बात है, क्या दुर्दशा है शिक्षा की। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल आपको याद दिला रहे हैं। 25 मिनट मत देखिए, 15 मिनट हो गया। कितना विषय महत्वपूर्ण है। हाँ। एक विद्यालय जो है मानवर संचालित है बलिया में, और समीमुन निसा गर्ल्स इंटर कॉलेज लाल बाबू खान नगर रामपुर मनियर बलिया, इसने ऑडियो हमारे ऊपर भेजी है, हमारे मोबाइल पर आए भी थे, मैंने उसको अपने मोबाइल में भी रखा है, जिसमें DIS कार्यालय का बाबू और SDM कार्यालय का बाबू दोनों टेलीफोन करके कह रहे हैं कि सेंटर बनवा लो पैसा जमा करके। उसने कहा कि मैं सेंटर न पैसा दूंगा न सेंटर बनवाऊंगा। ये स्थिति है। और दूसरी तरफ मैं आपसे बताना चाहता हूं कि जो बोर्ड सरकार में लाभ है, जनता ही ईमानदार होगी, हम मंत्री के न बनवाएं, जनता कितनी ईमानदार होगी। हाँ, नहीं सही आप बोल रहे हैं, जनता ईमानदार होगी। दूसरी तरफ मैं बताना चाहता हूं आपको, एक विद्यालय है मऊ में एक विद्यालय है, बाबा गिरधारी पौहारी शिक्षण प्रशिक्षण संस्थान भीखमपुर चिरैया कोट मऊ। इस विद्यालय की स्थिति यह है कि बोर्ड परीक्षा नीति जो शासन द्वारा जाती है, बोर्ड द्वारा जो है, उसमें लिखा हुआ एक पैरा याद नहीं आ रहा है, मैंने उसको पढ़ा है कि अगर प्रबंध तंत्र
और प्रधानाचार्य के बीच विवाद है तो ऐसे विद्यालयों को बोर्ड परीक्षा केंद्र नहीं बनाया जाएगा। आपकी बोर्ड परीक्षा नीति में है, मैं अलग से कुछ नहीं कह रहा हूं। और इस पर प्रधानाचार्य ने कोई भी शिक्षा विभाग का संबंधित अधिकारी नहीं बचा है जिसको उसने आवेदन न दिया हो कि यह विद्यालय विवादित है, यहां मुकदमे चल रहे हैं, ये विवाद है। इसके बाद भी ये 2.5 लाख रुपए का भेंट चढ़ गया। 2.5 लाख रुपया लेकर के इस विद्यालय को परीक्षा का केंद्र बना दिया गया। तो आपकी बोर्ड परीक्षा नीति का क्या मतलब? बोर्ड परीक्षा नीति का क्या मतलब? बोर्ड परीक्षा नीति जो आपको मना करती है, आपके अधिकारी मनमाने ढंग से पैसे की वसूली कर रहे हैं। और इसलिए पैसे की वसूली कर रहे हैं कि आज तो 2.5 लाख देगा, कल कॉपी लिखवाएगा तो फिर 2-4 लाख उसमें देगा, तो उनको अच्छी कमाई हो जाएगी, जिसके नाते गलत विद्यालयों को भी सेंटर बनाने की प्रक्रिया चल रही है। इसलिए मैं आपको ये 2 उदाहरण जो है आपको तीसरी चीज मैं आपसे बताना चाहता हूं तदर्थ शिक्षकों के विषय में। माननीय हमारे सभापति महोदय, आपने जो कमेटी बनाई, हमारे नेता सदन उसके अध्यक्ष हैं, इस पर चर्चा भी बहुत विस्तृत हुई। तदर्थ शिक्षकों को माननीय हाईकोर्ट ने के 20 ऑर्डर आ गए कि उनको जो है वेतन भुगतान किया जाए, लेकिन अधिकारी मनमाने ढंग से हाई कोर्ट के ऑर्डर का भी अनुपालन नहीं कर रहे हैं। और मैं देख रहा हूं कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर शिक्षा विभाग के लिए कुछ है ही नहीं है, ऐसा महसूस होता है। अधिकारी कानून से भी अपने को ऊपर जो है समझ रहे हैं, मनमाना काम कर रहे हैं। ये जो 20 साल 25 साल से पढ़ा रहे शिक्षक जो लगातार वेतन पा रहे थे, आज भी वेतन पा रहे हैं, और उनको जो है जब हाई कोर्ट ने कह दिया जो है कि इनको जो है वेतन दिया जाए, नहीं दिया जा रहा है। बल्कि एक सुप्रीम कोर्ट का पिछले सदन में मैंने जो है यहाँ पर व्याख्यान उसका किया था कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा ही नहीं इनको बर्खास्त करने के लिए, और शासनादेश बन गया कि बर्खास्त कर दिया जाए। उस पर पुनर्विचार हो रहा है। लेकिन इन तदर्थ शिक्षकों के विषय में विचार किया जाए कि जो हायर क्वालिफाइड है, 20 साल 25 साल से संस्थान में पढ़ा रहे हैं, वेतन लगातार पा रहे थे, हाई कोर्ट कह रही है कि इनको वेतन तब तक दिया जाए जब तक कि इनके स्थान पर नए आयोग से टीचर नहीं आ रहे हैं, तब तक तो उनको वेतन दिया जाए। तो इसका ऑर्डर का अनुपालन क्यों नहीं हो पा रहा है, यह बात समझ में नहीं आ रही है। तीसरी चीज मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, माननीय व्यास जी, ऐसा है कि 105 की सूचना में कितने विषय लिए जा सकते हैं, तो हमारा भी ज्ञानवर्धन हो जाए। मानवर ग्राह्यता एक विषय पर होगी कि 5-6 विषयों पर होगी। शिक्षा से बाहर अगर एक शब्द में बोला हूं, आप पुराने शिक्षा के आयाम कितने हैं, सीनियर आयाम खड़े करेंगे आप सीनियर में शिक्षा से बाहर एक लाइन बोला हूं आ रहे हैं, तो मैं सारी अपनी बातों को वापस ले लूं। माननीय सभापति, ये जो है सीनियर होने का नाजायज फायदा उठाते हैं, हमेशा सीनियर होने का नाजायज फायदा उठाते हैं व्यस्त जी जो है। समस्या है। हाँ, सीनियर है, क्या नाजायज फायदा हो तो क्या नाजायज फायदा? आग उठाते तो आप है नाजायज फायदा उठाते हैं, आप नाजायज फायदा उठा रहे हैं, ये तो गलत बात है। नाजायज फायदा तो कोई समय नहीं है, कोई समय नहीं है। जो सही बात है उसको सुनिए। सही बात ही है, जो सही बात है, शिक्षा के बाहर अगर शिक्षा के बाहर और स्तर गिरता हो, अगर उसकी बात करता हो तो बताइए। माननीय त्रिपाठी जी, ऐसा कभी तब नहीं तो हुआ। कोई नोटिस माननीय लगाने की कोई ये आपका जरूरत नहीं है। विशेषाधिकार है, आप समय तय करें। 3-3 घंटा थोड़ी हम लोग सुनेंगे। 3 घंटा बोलने का अधिकार है। 1.5 घंटे सुना रहे हैं, 1.5 घंटा और विषय कुछ नहीं, वही विषय उनको 3-4-5 विषय एक होना चाहिए। शिक्षा का गिरता हुआ स्तर कोई विषय नहीं। मानिए 1.5 घंटे हो गए हैं, 12 बजे शुरू हुआ और 1 घंटे लगातार सुना जा रहा है। भाई सीमा गलत खबर खोलिए, ये नहीं है गैर राजनीतिक का। आप उस लाइन में चले जाइए।
वहाँ जाइए, आप गैर राजनीतिक देखिए, वो सीधे बहस कर रहे हैं। आप गलत कह रहे हैं, नहीं बोल गलत है। सीधे बहस कर रहे हैं। घंटे से बात हो रही है, नहीं बोल सकते आप मुझको। नहीं, ऐसा नहीं होता। आपको नहीं है। हर मुद्दा हर मुद्दा में सब कुछ ले आएंगे। आप बोल रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं नेता होता। विरोधी दल माननीय ये चंदेल साहब सबसे वरिष्ठ सदस्य हैं, 36 वर्षों से सही है, बात। इनसे पूछ लीजिए कभी इन्होंने देखा। विषय तक अपने संबंधित हम लोग रहे। विषय पर, विषय से बाहर जाएंगे, विषय से बाहर जाएंगे, शिक्षा से बाहर अगर हम चले गए कृषि पर, बेरोजगार पर, कहीं चले जाएंगे तो बताइएगा, लॉ एंड ऑर्डर पर चले जाएंगे तो बताइएगा। समय भी तय होना चाहिए। ये हाउलिंग करते हैं, हम अरे भाई, तय होगा। कोई बोल रहे हैं, आप 1 घंटे 2 घंटे क्या बोलेंगे? 2 घंटा बोलेंगे, क्या बोलेंगे? 2 घंटा बोलेंगे। ऐसे कैसे बोलेंगे? नहीं है, हम सत्ता में आप वित्तहीनों का वोट लेकर सत्ता में चले गए। अच्छा, हाँ, तो आप क्या कर रहे हैं? बोलेंगे? आप क्या कर रहे हैं? आप क्या बोलेंगे? आप क्या कर रहे हैं? मैं पका रहा हूँ, दिलाया, हमने दिलाया, समस्या को कह रहा हूँ। आप जगह भागे हैं तो आप यहाँ तक आ पाए। समस्या को कहने का मुझे राइट है, मैं कहूँगा। माफियागिरी समाप्त हो गई, सदन से भी माफियागिरी समाप्त होनी चाहिए। बैठिए। अभी नेता विरोधी दल, एक घंटा, डेढ़ अभी नेता घंटा, विरोधी 10 दल, बार अच्छा बोरिंग हो रहा है, कोई विषय अभी नेता किताब विरोधी लेके दल पढ़ रहे हैं। सदन माफिया हो गया है। अब आप 1 मिनट में समाप्त कर मेरा दीजिए। अनुरोध है, सदन माफिया को समाप्त नियम करना जो चाहिए। है बिल्कुल मुझे मान्य नहीं है। मैं कहिए मुझे मान्य नहीं है, क्या होता है? एक मिनट भी न बोलूंगा। नहीं, नेता सदन बैठा है, पूरा सदन बताए कि ये कह रहे हैं कि हमको ये मान्य नहीं है। अधिकार आपको नहीं है। क्या मतलब? अगर हमको नहीं अधिकार? नहीं अधिकार है, क्या अधिकार है? नहीं अधिकार है आपको कि नेता सदन और नेता प्रतिपक्ष के अधिकार को आप जो है रोक दे। माननीय सभा नहीं, आप करवाना चाहते हैं। कमाल है भाई, कमाल है। माननीय सभापति है, उनका अधिकार नहीं है, पूरा विशेषाधिकार उनका। सभापति जी, मानिए नेता विरोधी दल, बैठिए। ये पीठ का दायित्व नेता है। सदन खड़े, नेता विरोधी दल कृपया बैठ जाइए, नेता सदन खड़े हैं। माननीय सभापति जी, मैं इसलिए खड़ा हो गया। अरे भाई, आप तो पहलवानी करते हैं हर बात में। नहीं गलत नहीं, आप बैठ जाइए उतनी देर। अब बताइए चंदेल जी, जब सदन की परंपराओं को नहीं मानेंगे तो नेता सदन को खड़ा होने का माननीय राइट है। माननीय चंदेल जी पीठ के निर्देश का पालन आप नहीं करेंगे। भाई जासमीर भाई, आप उपनेता हैं सदन के, अपने नेता को समझाइए। पीठ का सम्मान नहीं करेंगे। ईट का कहना नहीं मान रहे, ईट पर आरोप लगा देंगे। बैठिए, अब आप बैठ जाइए। नेता सदन खड़े हो गए इसलिए आप बैठ जाइए। वो गलत नहीं खड़ा हो गए, फिर वही बात हो गई। वो गलत क्यों खड़ा हो गए? जब कोई नहीं, वो सही खड़े हो गए। जब कोई सदस्य खड़ा हो और अगर नेता विरोधी दल खड़े हो जाए तो उसको बैठ जाना चाहिए, और अगर नेता सदन खड़े हो तो नेता विरोधी दल भी अगर बोल रहे हो तो उनको बैठ जाना चाहिए। ये सदन की परंपरा है, ये सदन की परंपरा है ये, और परंपरा का पालन करना ही होगा। माननीय नेता सदन, माननीय नेता प्रतिपक्ष या हमारे समाजवादी पार्टी के जो सदस्य हैं, किसी भी नियम 105 में जो विषय लेकर के आए हैं उसमें मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो अपना पक्ष ना रखे, लेकिन समय की सीमा तो आपने निर्धारित किया था 30 मिनट, और नेता प्रतिपक्ष को उसमें कोई टिप्पणी करने का तो अधिकार होना चाहिए, मैं ये नहीं मना कर रहा हूँ, लेकिन पूरा भाषण अगर वो लंबा होगा तो ये नियम 105 के अंतर्गत जिस सूचना के अंतर्गत ये विषय प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है, और सभी वरिष्ठ सदस्य, मैं तो इस सदन का दूसरी बार ही सदस्य हूँ, लेकिन जो 35 साल से भी 36 साल से जो लोग वरिष्ठ लोग हैं वह भी नियम और परंपराओं से ही सदन चलता है। मेरा ये अनुरोध है कि ये नियम 105 के अंतर्गत आपने 30 मिनट की व्यवस्था दी थी,
नेता प्रतिपक्ष और खड़े- देखिए कितना मिनट हो गया, हाँ। 12:15 बजे शुरू हुआ मैं था, इसी बात से मैं शांत बैठा 50 मिनट हो गया है। नेता प्रतिपक्ष को 5 मिनट 10 मिनट में कोई बात कहनी कह ले, लेकिन अगर वो घंटे भर नियम 105 में ऐसी क्या कभी चर्चा होती थी क्या? मतलब मेरा ये चर्चा तो है नहीं है, ये तो नियम 105 में आपको विषय उठाना था, ग्राह्यता पर बोलना है। ग्राह्यता पर बोलना है, विषय की ग्राह्यता पर बोलना है केवल, मेरा और उसके लिए 5 मिनट 10 मिनट बहुत अधिक हो तो 15 मिनट, इससे अधिक की तो जरूरत ही नहीं है। तो माननीय सभापति जी, ये व्यवस्था आप निर्धारित करिए और उसका पालन होना चाहिए। ये मनमाना तरीके से सदन का समय मुझे लगता है कि गंवाना अनुचित है और इसकी एक व्यवस्था सुनिश्चित करना चाहिए। माननीय सभापति। माननीय नेता विरोधी दल, अब आप 2 मिनट में अपनी बात समाप्त करिए। मान्यवर, जितने विषय हमारे हैं शिक्षा के गिरते हुए स्तर से बाहर के हों तो हमें आप रोक सकते हैं। शिक्षा के उसमें गिरते हुए नहीं, स्तर से मैं बाहर ऐसा है ना, शिक्षा के गिरते हुए स्तर पर बाहर बोल रहा हूँ। शिक्षा के गिरते हुए प्रतिबंधित मुझे करेंगे तो मैं प्रतिबंधित होने वाला मेरा न पद है न मैं समय से प्रतिबंधित रहूंगा जो है। अब बताइए, हाँ, अब बताइए, मैं कह रहे हैं प्रतिबंधित होने वाला पद नहीं है मेरा, पद है मेरा। भी जा सकता है। माननीय नेता विरोधी दल, सुनिए कोई और सुनिए, नेता भी चुना जा नहीं, ये भी परंपरा रही नेता है, विरोधी दल, परंपरा रही है। माननीय नेता विरोधी दल, सदन खड़ा है, माननीय नेता विरोधी दल नहीं खड़ा होंगे, माननीय नेता विरोधी खड़ा दल है तो न नेता सदन खड़ा होंगे न कोई मेंबर खड़ा होगा। क्या बात ये करते हैं परंपरा आप? रही है। क्या बात करते हैं आप? हाँ, और मैं बोल रहा हूँ और एक पार्टी में जो खड़ा होकर के भाग रहे हैं, तब तक नेता सदन खड़े हो जा रहे हैं। नेता सदन खड़े होंगे तो नेता विरोधी दल को बैठना पड़ेगा। क्यों खड़ा होंगे? नेता सदन खड़े होंगे तो नेता विरोधी क्यों दल, खड़ा होंगे? ये कोई बात होती? आप क्यों क्यों खड़ा खड़ा है? होगी? आप क्यों खड़ा है? हैं? आप क्यों खड़े हैं? बोलने के लिए नियम के तहत खड़ा आप है। बोलने के लिए खड़े हुए, वो भी बोलने के लिए बोलने का भी अवसर नहीं है। नहीं है। हमारे बाद में जवाब आप देंगे। तय करेंगे अवसर। हमारे बाद में जवाब देंगे। आप अवसर तय करेंगे। नेता विरोधी दल, एक बात सुनिए, एक बात सुनिए, सुनिए सुनिए, नेता विरोधी दल, आप नेता विरोधी दल इसलिए हैं कि आपके विधानमंडल दल के नेता ने आपका नाम भेजा है और पीठ ने आपको अधिकृत किया, इसलिए आप नेता विरोधी दल हैं। हमारा पीठ- मेरा पीठ ने- अधिग्रहण पीठ ने- मेरा अधिग्रहण पीठ खत्म कर दे। हाँ, पीठ खत्म कर देगी तो आप, मेरा अधिग्रहण तो आप नेता विरोधी दल नहीं रहे। मैं नहीं रहूंगा नेता विरोधी दल। पीठ मेरा अधिग्रहण पीठ खत्म कर दे। हाँ, खत्म कर दे। पूरा सदन सुन रहा है। तमाशा है इनका, यहाँ मोनोपोली चलेगी, अगर अगर आप यहाँ जमींदारी चलेगी, किसी की जमींदारी नहीं चलेगी। आपने अपने कलम से अगर किया है तो आप खत्म कर लीजिए। नहीं, अगर अगर ऊपर अपने को समझते हो तो नहीं नहीं, अगर ऐसा है ना, अगर सदन की परंपराओं के विपरीत आपका आचरण रहेगा, मेरा सदन की परंपराओं के विरोध में एक आपका आचरण पैसे का रहेगा, आचरण नहीं है। आपका आचरण सदन की गरिमा को गिराने का रहेगा। नहीं है। अगर आपका नहीं है। आचरण, अगर आपका आचरण पीठ का निर्देश न मानने का रहेगा, अगर पीठ का आप निर्देश पीठ हमको समय में बांध सकती है, यही डिफाइन करके मान सकती है, नहीं बांध सकती, सदस्य सबको बांध सकती बांध समय। सकती है। मानी चंदेल जी, मानी चंदेल जी, एक मानी चंदेल जी बताइए, पीठ जो है वो नेता विरोधी दल और नेता सदन को समय में बांध सकती है कि नहीं? इनसे पूछिए, सुन लिया है? निमौली में कहाँ है? कहाँ निमौली में है? मेरी बात सुन अपने दोनों ओर कहते हैं, झूठे का तगमा नहीं है मेरी विरोधी बात का, सुन लीजिए। झूठे का तगमा विरोधी का लिए। आप बताइए, आप विभिन्न टॉपिक पर कैसे बोल सकते हैं? आप विभिन्न विषयों पर कैसे? कभी नहीं ऐसा हुआ है, कभी नहीं इस सदन में कभी ऐसी पक्षपाती नहीं रही है मेडिकल कार्य पर कि समय में दो लोगों को बाधा जा सके, कभी नहीं रही है। ये कौन सी बात? पेशा रही है, कभी नहीं रही है। पेशा रही। मैं आप इसी कितनी सदन बार में- से सदन में हो? मैं इसी सदन कितनी बार से सदन में हो? पहली बार नेता प्रतिपक्ष बना था। माननीय नेता सदन 2 घंटा 25 मिनट लगातार मैं ही बोला हूँ, दूसरा कोई नहीं। 2 घंटा 25 मिनट पहली बार नेता सदन बनने पर मैं बोला हूँ, कार्यवाही निकलवा के देख लीजिए। अरे तो आप बजट
कार्रवाई ऐसा है ना? लीजिए। नहीं, नेता विरोधी दल समय नहीं नेता विरोधी दल 5 में बोले क्या? अन्य नेता विरोधी दल ये बजट का भाषण नहीं है, ये बजट का भाषण नहीं है, ये अभिभाषण पर महामहिम के अभिभाषण पर भाषण नहीं है, ये केवल एक सूचना 105 की एक सूचना की ग्राह्यता पर बोलने का है। मानवर हम नेता प्रतिपक्ष हैं, सुन लीजिए। आप पानी वहां जाकर पिए, हम पी लेंगे वहाँ। नेता हम प्रतिपक्ष हैं, हाँ, हमारी ये नैतिक जिम्मेदारी है कि सरकार का ध्यान, चुप रहिए, बैठिए आप। मतलब आप बीच में सोचते हैं जो मैं पीठ से बात कर रहा हूँ, आप कौन होते हैं खड़ा होने वाले? कौन होते हैं बोलने वाले? आप कौन होते हैं? आप कौन होते हैं? पीठ से पत्नी बात कर रहा हूँ। कौन होते हैं हमें बिठाने? पीठ बिठाएगी? आप हाउलिंग करने आते हैं, हाउलिंग करने आते हैं। आप कैसे बिठा? मैं हाउलिंग से बैठने वाला हूँ, बिठा देंगे आपको। मैं आपकी हाउलिंग से बैठूंगा, मैं आपकी हाउलिंग से बैठूंगा। बैठा लीजिए, नहीं आप बैठा लीजिए मुझको, तो आपके पास हाउलिंग है तो बैठा लीजिए। आप बैठा के देख लीजिए, बैठाइए, बैठा लीजिए हमको। मैं पीठ से माननीय नेता विरोधी मैं पीठ के सामने बोल रहा हूँ, आपसे नहीं बोल रहा हूँ। नहीं, नेता विरोधी दल बैठिए, आप बैठिए, नेता विरोधी दल। भाई माननीय प्रताप सिंह बैठिए। भाई हमारा सभी दलीय नेताओं से हमारा अनुरोध है, सभी दलीय नेताओं से हमारा अनुरोध है कि इस गंभीर समस्या पर विचार करिए और बताइए क्या हो। समाजवादी पार्टी को चाहिए इनकी जगह दूसरे में योग्यता। हम लोग भी नए हैं, जितने दिनों से आप जितने दिन हैं हम लोग देख रहे हैं, जितने दिनों से आप हैं इस सदन के, जो हम लोगों ने सुना है, हम लोगों ने भी सुना है, माननीय मुलायम सिंह यादव से लेकर सारे लोगों का ये तरीका आपका नहीं है, ये प्रतिपक्ष के नेता की भूमिका नहीं है, रचनात्मक भूमिका होनी चाहिए। आपको जितने दिन से हम लोग देख रहे हैं, आप बिल्कुल लग रहा है कि सदन को मजाक बना के आपने रख दिया है। ये तरीका बदलिए। मेरी अपील है समाजवादी पार्टी के बाकी सदस्यों से, एक नया प्रतिपक्ष का नेता चुने। माननीय देवेंद्र प्रताप सिंह जी। ये सदन नियमों और परंपराओं से चलता है। सदन चले सुचारू रूप से, हम सबको आत्मसंयत रहना चाहिए, पीठ के निर्देश का पालन करना चाहिए। बार बार पीठ की अवमानना करना, पीठ का उल्लंघन करना, ये हमारी परंपरा का हिस्सा नहीं है, ये हमारी संसदीय व्यवस्था का हिस्सा नहीं है। 105 में जो नोटिस दी जाती है, नियमों के अनुसार उसकी ग्राह्यता पर अपनी बात रखने का नेता प्रतिपक्ष को और सभी सदस्यों को पूरा अधिकार है। हमें ग्राह्यता तक ही सीमित रहें तो आपस में कोई वाद विवाद न हो। आप नेता प्रतिपक्ष के देखिए 50 मिनट आप अकेले बोल सुन लें, आप क्यों नहीं है? मेरी बात समयबद्धता भी होगी भाई। मेरी बात हो जाएगी। बजट पर चाहे आप जितना देर चर्चा करें, ग्राह्यता पर 50 मिनट बोलना औचित्य। ग्राह्यता पर 15 मिनट से अधिक तो बोलने का कोई औचित्य नहीं है। हम सबको नियमावली का पालन करना चाहिए। इसमें है कि 15 मिनट से ज्यादा नहीं बोल सकते हैं। हमको आपको पीठ के ऊपर आरोप नहीं लगाना चाहिए और आपके लिए बाधित है। लो, सभी के लिए नियम। आप सदन से ऊपर हैं। देखिए, आप सदन से ऊपर हैं। के लिए है, आप सदन से ऊपर है क्या? नहीं, आप कह रहे हैं कि आप पर 15 मिनट ऊपर है, उसको बता दीजिए। आप कह रहे हैं आप पर 15 मिनट लागू होता, आप पर नहीं होता। पढ़ के सुना दे रहे माननीय नेता प्रतिपक्ष, मैं नियम पढ़ के सुना देता हूँ। सुनिए नेता विरोधी दल, माननीय नियमावली का नियम सुनिए, नियम सुनिए। नियमावली पढ़ के सुना देता हूँ। लिखा है, जब तक कि सभापति जी अन्यथा आदेश न दे, ऐसे वाद विवाद में कोई भाषण 15 मिनट से अधिक की अवधि का न होगा। ये नियमों में प्रावधान है। जितना नियम संगत ढंग से चलेंगे
उतनी बात आप तार्किक ढंग से धारदार तरीके से कह सकते हैं। अनावश्यक सभी सदस्यों को बोलना है और 105 विपक्ष के लोगों का अधिकार है। सब लोगों ने नोटिस दिया है। यदि आप वही सारा समय ले लेंगे, अन्य लोग कब बोलेंगे? आपको तो पूरे विपक्ष को समन्वय बनाकर अपने साथ ले चलना चाहिए। हम विपक्ष के नेता हैं, आप अकेले नेता नहीं है। सरकार का ध्यान जहां नहीं जा रहा है वो हमारी जिम्मेदारी है। देखिए, हम सदन को सभापति के माध्यम से सदन को बताएंगे। ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। कोई जनता ने दिया है, उसको चुनाव हमारे नेता ने दिया है। जो बात आप कर रहे हैं, हाँ, वह विचार और भाषण आप बजट सत्र में कर सकते हैं और अभिभाषण में कर सकते हैं। यही सदन की स्थापित अच्छा ये बताइए आप कि हमारे सभापति महोदय तो निर्देश दे सकते हैं कि कम कर दीजिए, बेसी कर दीजिए। ये जो हाउलिंग आप ये नहीं होनी चाहिए। क्या दिखा रहे हैं यहाँ? ये नहीं होनी चाहिए। क्या दिखा रहे हैं यहाँ? पीठ का निर्देश, ये क्या दिखा रहे हैं यहाँ? पीठ का निर्देश ही अंतिम है। ये क्या साबित करना चाहते हैं आप? का निर्देश आप मान कहाँ रहे हैं? कहाँ मान रहे हैं? ईट का निर्देश आप मान कहाँ रहे हैं? हमारा भी बात आप मानेंगे, हमारा भी निवेदन आप मानेंगे? हाँ मानेंगे। हाँ तो हमारी बात सुन लीजिए। आइए नहीं आप 2 मिनट में अपनी बात को समाप्त कर दीजिए। नहीं समाप्त 2 मिनट में हो पाएगी। 2 मिनट में अपनी बात समाप्त कर दीजिए। 2 मिनट में समाप्त हो पाएगी तो 2 मिनट सुन लीजिए। हम 2 मिनट के बाद फिर कुछ भी लिखा नहीं जाएगा, कार्यवाही में आप खड़े रहिएगा। मान्यवर, हम 2 मिनट और आपको दे रहे हैं। शिक्षा 1 घंटे से सुनिए, शिक्षा की ग्राह्यता नहीं है, नियम 105 की ग्राह्यता पर बोल रहे हैं। नियम 105 में नियम 105 की सूचना की ग्राह्यता पर आप बोल रहे हैं। हम हर विषय पर कोई टच नहीं नियम 105 कब टच करेंगे? कहाँ टच नहीं, करेंगे? टच नहीं करते हैं इसमें। हाँ, क्या इसमें करते हैं? केवल ग्राह्यता पर बोलते हैं। ग्राह्यता पर बोलते हैं। आप पूरी शिक्षा विभाग को टच नहीं करेंगे। हम ग्राह्यता पर बोल रहे हैं। जो आपने सूचना ग्राह्यता पे बोल रहे हैं केवल, तो उस पर आप इतना लंबा नहीं बोल नहीं, सकते। इतना लंबा नहीं बोल रहे। 15 मिनट से अधिक नहीं बोलना चाहिए। नहीं की जा सकती। 15 मिनट से अधिक नहीं बोलना चाहिए। किसी को डिमोलाइज नहीं किया जा सकता। अब इसमें डिमोलाइज की करने हत्या की नहीं क्या की बात जा है? सकती इस सदन में, किसी को राइट नहीं है। डिमोलाइज की बात कहाँ से आ गई? हाँ, हम संक्षेप क्यों नहीं कर पा रहे? आप तो बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। आप 2 मिनट में 1 मिनट आपके पास है। हिम्मत है? उमेश जी बैठिए। हिम्मत उमेश जी बैठिए। लीजिए, हिम्मत है। अरे गोपाल की कभी बोल लीजिए सरकार के खिलाफ है हिम्मत बोलने की। क्यों नहीं मानते दिला पाए? बताइए। वोट लेके आए, समझाएगा इनको। वोट लेके आए। अरे उमेश जी बैठिए भाई। उमेश जी, गोपाल जी बैठिए। नहीं आप लोग नहीं, आप लोग उनसे उनके जैसे मत बनिए। आप लोग उनके जैसे मत बनिए। लेकिन 2 मिनट आपको अब दे रहे हैं। 2 मिनट में अपनी बात समाप्त करिए। अन्यथा कार्रवाई में कुछ नहीं लिखा जाएगा। मत करिए, उसके बाद कार्रवाई में नहीं लिखा जाएगा कुछ। हाँ, मैं जो है अगली बात कर रहा था कि निःशुल्क एवं बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम का उल्लंघन हो रहा है। जो कानून 2009 में सरकार द्वारा बनाया गया कि 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी और उसमें 25% बच्चों को उनकी पूर्ति दी जाएगी। यह सरकार 100% उसका अनुपालन नहीं कर पा रही है, मात्र 40% उसका अनुपालन हो रहा है। इस तरफ मैं सभापति महोदय आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि RMSA के तहत जो विद्यालय खोले गए उसमें तृतीय श्रेणी चतुर्थ श्रेणी की कर्मचारियों की नियुक्ति की कोई व्यवस्था सरकार ने आज तक नहीं किया, जिससे वहां कोई साफ सफाई नहीं हो पा रही है, कोई रिकॉर्ड मेंटेन नहीं हो पा रहा है और 1-2 अध्यापकों से वो 1700 विद्यालय चलाए जा रहे हैं। तो शिक्षा की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है, जिससे शिक्षा का स्तर गिर रहा है। अगली बात करना चाहता हूं आपसे कि जो आश्रम पद्धति के विद्यालय हैं वह 3-3, 4-4, 5-5 महीने में वेतन पा रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, मेरा यह निवेदन है कि उनको प्रतिमाह हर अध्यापकों की तरह उनको भी वेतन दिया जाए जो है।
और जो एडेड विद्यालय और राजकीय विद्यालयों में जो 35% शिक्षकों की कमी है, जिस शिक्षक की कमी से वहां के लड़के जो पढ़ने वाले हैं उस विषय में ज्ञान प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, जिससे शिक्षा का स्तर गिर रहा है, इसलिए उसकी पूर्ति किया जाए। जो आयोग आपने सारे आयोगों को तोड़कर सरकार ने नया आयोग बना दिया, वो आज तक क्रियान्वयन ही उसका नहीं हो पाया, न सभापति और उसके मेंबर आज तक कोई काम ही नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए उसका जो है उसको जो है संचालित किया जाए और 35% जो स्थान की नियुक्ति जो किया जाए। और जो चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी एडेड विद्यालय में मानव रखे जाते थे उनको आउटसोर्सिंग कर दिया गया और आउटसोर्सिंग से भी उनकी नियुक्तियां आज तक 50-60% से ज्यादा नहीं हो पाई, जिससे विद्यालय में झाड़ू नहीं लग पा रहे, गंदगियां हैं और यह शिक्षा का स्तर गिरने का यह भी एक कारण है। बोर्ड में मनमाना जो है और कौन सी विषय ग्राह्यता होती है, और कौन सी विषय ग्राह्यता होती है, जरा आप बता दीजिए। मानवर, मैं अंतिम बात आपसे कहना चाहता हूं कि यूपी बोर्ड को अपंग कर दिया गया। यह एशिया का सबसे बड़ा बोर्ड, इसको अपंग कर दिया जो है सरकार ने। इसमें जो परीक्षा देने नहीं जाता है वह भी जो है पास हो जाता है, और जो हमारे शिक्षक कापी जांचते हैं, जो 20 नंबर कापी जांचने में पाता है वह अंक पत्र आता है तो 60 नंबर पाता है। यह जो है शिक्षा का स्तर गिरने का सबसे बड़ा कारण है। यूपी बोर्ड एशिया का सबसे बड़ा बोर्ड है, उसकी जो दुर्दशा है उसका वर्णन जो है अब ये लोग करने ही नहीं देंगे, जो है बहुत जल्दी में है। इसलिए मैं शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के विषय में हमारे भाइयों ने चर्चा कर दी, उस पर मैं दोहराना नहीं चाहता हूं और उनका भी मानदेय बढ़ना चाहिए। इन्हीं बातों को लेकर के मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन की कार्रवाई रोक करके इस महत्वपूर्ण बिंदु पर जो है चर्चा कराए जाने की मांग करता हूं। माननीय मंत्री जी।